फिर दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि रेमन डेविस हमारे 2 बच्चों को शहीद कर लेता है, जवानों को, और उसे बाज़ तौर पे बरी कर लिया जाता है, और वो अपनी किताब में लिखता है कि ये तो वो कौम है जो $10 के पीछे माँ बेच दे। ये एक थप्पड़ है हमारे ऊपर कि मेरी रियासत के अंदर कोई और मुल्क किस तरह इंटरवीन कर सकता है विदाउट आवर परमिशन। कोई हु द हेल दे आर टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। को सुबह का सूरज तुलू होता है तो लाइनों में लग जाती हैं और गुरूब होने तक उन्हें एक आटे का थैला दिया जाता है जिस पे शहीद मोहतरमा की तस्वीर लगाई जाती है या मियाँ साहब की तस्वीर थोप दी जाती है आपके मेरे टैक्स के पैसों से। तो हमारे हल्के से ऊपर नीचे पीटीआई जीती थी, ठीक है, लेकिन वो धांधली करके नून लीग को सीट दे दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहसन ख़ान और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की पॉडकास्ट सीरीज़। आज हमें ज्वाइन किया है शहीद सियावी साहब ने, जो कि पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के चेयरमैन हैं और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ के लिए निकाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत करम, बहुत सर करम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया आपका। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नौजवान जो होते हैं वो उनकी जो एज होती है वो लड़कपन टाइप होती है, और जिस फेज़ में आप हैं तो लोगों के ख्वाब होते हैं कि वो बाहर की दुनिया घूमें फिरें, एक मौज मस्ती की ज़िंदगी गुजारें, मगर आप सियासत में आ गए। किस चीज़ ने इंस्पायर किया और आइडियल कौन है सियासत का? आइडियल तो मिस्टर जिन्ना, अल्लामा इकबाल, और ये जो सियासत हम कर रहे हैं ये भी एक अजीब मौज है। अच्छा। वक्त के फ़िरौनों को ललकारना, वक्त के यजीदों को ललकारना, इसमें एक अपनी लज्जत है। अच्छा। इसमें जो आप नशेब फराज अपनी सियासी ज़िंदगी में देखते हैं उसकी एक अपनी लज्जत है। आपकी जो मुश्किलात आती हैं और उसमें आप अल्लाह पे तवक्ल करते हैं, वहाँ पे शुक्र करते हैं जहाँ पे सब्र लाजिम हो, तो इसकी एक अपनी लज्जत है। तो कभी फैमिली या खुद कभी थक नहीं गए? क्योंकि हमने देखे आप पे काफ़ी एफआईआर्स या आप पे मुकदमा, तो कभी फैमिली ने कहा हो कि शहीर बस करें, कहाँ पर हम कहाँ जा? अक्सर 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 कहा, लेकिन ये उनकी आला ज़रफ़ी है, फिर भी मेहरबानी करते हैं कि साथ चलते हैं। मुश्किल वक्तों में ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, सारा ख़ानदान इकट्ठा हो जाता है, ये अल्लाह का बहुत करम है। आप पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है आपकी सियासत पे कि आपको भी कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी या आपको सपोर्ट किया जाता है। देखें, अगर तो इल्ज़ाम इस बुनियाद पे लगता है कि फैमिली में मेजॉरिटी जो लोग हैं देयर फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में 3 ऐसे जनरल ऑफिसर्स हैं जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। जनरल साद खटक, जनरल फैज़ अली चिश्ती और जनरल हमीद गुल, और तीनों पार्टीज़ की कोई एक सीट भी पार्लियामान में नहीं है, और ये पार्टियाँ, इनमें से 2 तो बहुत पुरानी पार्टियाँ हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट ने अगर सपोर्ट करना होता है इस बुनियाद पे तो उनको पहले कर लेते। तो खदीजा शाह की एग्जांपल आपके सामने, एक आर्मी चीफ़ की पोती है और वो जेल में रही पूरा 1 साल। आपके सामने चौधरी निसार की एग्जांपल है कि भाई कोर कमांडर थे, वालिद साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड थे और उन्होंने भी मुश्किल वक्त देखे। उमर अयूब की एग्जांपल आपके सामने, दादा उसके पहले इस दौर के इस पाकिस्तान के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे और बेटा भी फ़ौज में है, लेकिन उसने वो मुश्किल वक्त देखा, उस पर भी टॉर्चर हुआ। आपके हाफिज़ हमदुल्ला की एग्जांपल आपके सामने कि बेटा उसका पीएमए काकूल में ट्रेनिंग कर रहा था, कैडेट था, अभी तो मेरे ख्याल लेफ्टिनेंट बन के, और उसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर दी हाफिज़ हमदुल्ला की, तुम तो पाकिस्तानी हो ही नहीं। तो ये एक खाम ख्याली है लोगों की कि यार ख़ानदान में अगर आपके फ़ौजी हैं तो शायद आपके पीछे फ़ौज खड़ी होगी, इस तरह नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है पॉलिटिक्स में, वो इन अ बिगर पिक्चर एक अलग रोल होता है। हमारी जो जदोजहद है वो बिल्कुल एक डिफरेंट जदोजहद है, और वो ऐसी है कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये बड़ा मुश्किल काम है। आपकी सियासत का या अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अगर हम बात करें, क्या आइडियोलॉजी है, क्या चाहते हैं, क्या मंशूर है आपका? हम भाई एक ऐसा खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगी। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, और जो पहला मेरा एहतजाज था, मुझे याद है कि नेटो ने हमारे कुछ फ़ौजी शहीद किए थे,
ठीक है। सलाला चेक पोस्ट पे, और हुकूमत पाकिस्तान ने रिटेलिएट नहीं किया था, वो खामोश थे। तो हमने नेटो के अगेंस्ट एहतजाज किया, और बड़ा एक दुख भी था कि हम जवाब क्यों नहीं दे रहे, हम किसकी जंग लड़ रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं, हम लोग उनको शट अप कॉल क्यों नहीं दे रहे। फिर एक और सानेहा देखा कि बाजोड़ के मदरसे पे ड्रोन स्ट्राइक होता है, 6 से 12 साल के 150 बच्चे शहीद हो जाते हैं, और मीडिया उस गेम को कवर अप करने के लिए, बेइज्जती से रियासत को बचाने के लिए कहता है ये तो दहशतगर्द मारे थे। फिर दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि रेमन डेविस हमारे 2 बच्चों को शहीद कर लेता है, जवानों को, और उसे बाज़ तौर पे बरी कर लिया जाता है, और वो अपनी किताब में लिखता है कि ये तो वो कौम है जो $10 के पीछे माँ बेच दे। ये एक थप्पड़ है हमारे ऊपर। फिर एक और सदमा हम देखते हैं कि कर्नल जोसेफ ड्रंक होता है और 2 बच्चों को गाड़ी के नीचे कुचल देता है, और हम बाइज्जत बरी कर लेते हैं। फिर एक और सदमा हम देखते हैं कि हमारे कौम की बेटी जो गैरत और हमीयत की बात करती है उसको वो उठा के ले जाते हैं आफिया सिद्दीकी को। फिर एक और सदमा हम देखते हैं कि अमल कांसी जो शायद फ़िरका वारियत पाकिस्तान में फैलाना चाहती थी, CIA उसको एक्सपोज वो कर रहा था, उसको उठा के ले गए, निशान इबरत बनाया, हम खामोश रहे। फिर एक और सदमा हमने देखा उसामा बिन लादेन पे जो अटैक हुआ, वो सदमा ये था कि मेरी रियासत के अंदर कोई और मुल्क किस तरह इंटरवीन कर सकता है विदाउट आवर परमिशन। कोई हु द हेल दे आर टू इंटरवीन इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ पाकिस्तान। सही। अगर आप कहते चलो वो दहशतगर्द था, आपके कहने पे मैं मान भी लेता हूँ, आप मुझे ये बात बताएं कि अमेरिका और बरतानिया कितने दहशतगर्दों को पनाह दे के बैठा हुआ है? क्या हमने कभी जाके उनकी लाइन क्रॉस की, या किसी और मुल्क ने क्रॉस की जाके उन्हें मारा? तो हमारी खुद मुख्तारी अंडर अटैक थी। सही। रियासत की खुद मुख्तारी अंडर अटैक होना, इससे मुराद ये कि रियासत एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि रियासत एग्जिस्ट करे। हम चाहते हैं कि हम वो पाकिस्तान देखें जो किसी दौर में जर्मनी को कर्ज़े दिया करता था। हम वो पाकिस्तान देखें जिसका नवाब ऑफ बहावलपुर अरब शेखों को खैरात दिया करता था। हम वो पाकिस्तान देखें जिसका PIA दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन होती थी और अपने थके हुए जहाज़ एमिरेट्स एयरलाइंस को दिया करती थी। हम वो पाकिस्तान देखें कि जिसकी तरफ अगर कोई सुपर पावर भी मेरी नज़र उठा के देखती थी तो 4-5 हिस्से करवा के वापस जाती थी। वो पाकिस्तान दोबारा बन सकता है। शहीद भाई, उसका स्टेप क्या होगा? आप 1 बाय 1 सबसे पहले अपनी इकॉनमी को बेहतर करना। ठीक है। इकॉनमी को बेहतर कैसे किया जा सकता है? जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद इट वाज फ्रॉम हैंड टू माउथ, उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि हम एक कौम बनेंगे, हमारे पास 1/4 ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी डेट वुड बिलोंग टू स्टेट। मेरे पास घर में 4 कमरे एक रियासत के नाम पे होगा, 4 साइकिलें, 4 जोड़े कपड़ों के एक रियासत को देंगे। हम वो मॉडल पाकिस्तान में लाना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बेहतर करके, कि हम आवाम पे बोझ नहीं डालेंगे। हम कहते हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा असासा रखने वाले लोगों का 10% रियासत पाकिस्तान की मलकियत करार दिया जाए। ठीक है। आप इस्लामाबाद में आ जाएं, DHA में कोई 9 सेक्टर हैं और कोई हर सेक्टर के अंदर 10-10 फेज़ बने हुए हैं। हर 9 फेज़ है और हर फेज़ के अंदर 10-10 सेक्टर बने, और हर सेक्टर में सैकड़ों हज़ारों घर हैं। आप उसके सामने रोड क्रॉस करें, बहरिया के भी 8-9 फेज़ हैं और 10-10 सेक्टर हैं हर फेज़ में, और हज़ारों घर बने हुए हैं। हर घर की मालियत ज़मीन को मिला के 10 करोड़ से ज़ायद की है। और गौरी टाउन है, लेक व्यू है, पार्क व्यू है, उसके बाद ये सुनो TV वालों की अपनी सोसाइटी है ब्लू वर्ल्ड के नाम से। इस तरह की कुछ 36-37 सोसाइटीज़ सिर्फ एक पिंडी में है, और इस्लामाबाद का हर घर इस मालियत का है। ये आपको मैं पाकिस्तान के 144 ज़िलों में से एक ज़िले का हाल बता रहा हूँ। ये सारे लोगों की मालियत असासों की इतनी है, और ये डोनेट करने को तैयार होंगे। वो क्यों होंगे कि इस करारदाद के मतन में लिखा जाएगा कि सबसे पहले ये 4 लोग अपने कुल असासों का 10% रियासत पाकिस्तान को देंगे। नंबर 1 सदर मुमलिकत, नंबर 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान, नंबर 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एंड नंबर 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब ये देंगे तो कौम की माएँ बहनें बेटियाँ अपने जेवर उतार के भी देने को तैयार होंगी कि मेरे मुल्क को पहले कर्जे से पाक करो ताकि अपने फ़ैसले करने में ख़ुद कफ़ील हो।
मेरे मुल्क को कर्ज़ों से पाक करो ताकि हर कोई चूड़ा चमाड़ उठ के मेरे मुल्क के किसी भी बाशिंदे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बरहना करके चेक ना करे। मेरे मुल्क की इज़्ज़त व वक़ार को इस हद तक बहाल करो कि मेरे ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त की निगाह से, कदर की निगाह से देखा जाए। इस हद तक हमारे मुल्क को ख़ुद मुख्तार कर दिया जाए कि हमारा मुल्क किसी इंटरनेशनल चौधरी से इजाज़त ना ले कि मैं फ़लाँ मुल्क से ट्रेड करूँ या फ़लाँ मुल्क से ट्रेड। अपने फैसले खुद हम कर सकें और किसी हमारी ख़ारजा पॉलिसी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स बनाए, पेंटागन ना बनाए। हमारे इंटरनल मैटर्स की जो पॉलिसी होती है वो फैटफ वाले आके ना बनाए, या वर्ल्ड बैंक या IMF वाले आके हमें ना बताएं कि आपने किस जमात के साथ किस तरीके से डील करना है। ठीक, हम जो करें हम अपनी मर्ज़ी से करें। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, और उसके लिए हम काफ़ी मॉडल्स हैं। हम वन सिम प्रोग्राम लाएंगे, एक ही सिम नेटवर्क होगा जो पाकिस्तान की रियासत चलाएगी या कोई पाकिस्तानी शहरी ख़ुद ओन करता होगा। जिस तरह दुबई में एतिसलात है वो उनकी अपनी है, जैन STC सऊदीया में वो उनकी अपनी है। अमेरिका कोई दूसरे मुल्क का सिम नेटवर्क नहीं इस्तेमाल करता, उनके अपने। चाइना अपना ही करता है, किसी और से नहीं लेता। हमने पूरी दुनिया के नेटवर्क्स दिए हुए हैं। आप वन इंटरनेट प्रोग्राम हम करेंगे वन सिम के बाद, कि वही से इंटरनेट राउटर वाईफाई का इस्तेमाल होगा जो रियासत पाकिस्तान ख़ुद ओन करेगी या कोई शहरी ओन करेगा। इससे आपके 17-16 अरब रुपया रोज़ाना जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं दोनों डोमेन्स का, वो रियासत पाकिस्तान के अंदर होगा। ठीक है, हमने आवाम को ये रिलीफ देना है। हमने दूसरा रिलीफ ये देना है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इन सब में हम लोग IT कोर्सेज रियासत पाकिस्तान फ्री कराएगी, ताकि जब ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल कॉलेज में प्रमोट हों तो ये अपने अखराजात ख़ुद से बेयर कर सकें, इनकी माओं को जेवर ना बेचना पड़े, और वालिद साहब को जो है अपने दान डंगर या ज़मीन ना बेचनी पड़े। ठीक, रियासत इंटरनली ख़ुद कफ़ील होगी तो एक्सटर्नली ख़ुद ही ख़ुद कफ़ील हो जाती है। इसके बाद हम लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आपके एजुकेशन का बजट 65 अरब रुपया है। आपका जो हेल्थ का बजट है वो 27 से 29 अरब रुपया है, और खैरात बांटने का जो बजट है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वो 600 अरब रुपया है। हम जो कौम की माएँ बहनें बेटियां हर महीने की पहली दूसरी तारीख को सुबह का सूरज तुलू होता है तो लाइनों में लग जाती हैं, और ग़ुरूब होने तक उन्हें एक आटे का थैला दिया जाता है जिस पे शहीद मोहतरमा की तस्वीर लगाई जाती है या मियाँ साहब की तस्वीर थोप दी जाती है आपके मेरे टैक्स के पैसों से। हम वो ख़त्म करेंगे। हम वो 600 अरब रुपया लगाएंगे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ उनको लगा के दी जाती है एक तरक्की करने वाले ममालिक में, जहाँ गरीब किसान मजदूर हारी होते हैं, उन्हें छोटी छोटी सनतें लगा के देंगे, जिस तरह बंगालियों ने लगा के दी और चाइना वालों ने लगा के दी, कि वो ख़ुद कफ़ील हो जाएं, अपना ख़ुद कमाएं, रियासत को भी दें और ख़ुद भी खाएं। सही, इससे रियासत चलेगी। ठीक है, वरना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिर्फ पीपल्स पार्टी चलेगी, पाकिस्तान नहीं चलेगा। शहीद भाई, हम पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं। इंतखाबात हुए अभी, हमने देखा काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए कि रिगिंग के ऊपर काफ़ी लगाए। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने भी कॉन्टेस्ट किया इलेक्शन, क्या आपको लगता है कि इंतखाबात रिग्ड थे? और सेकेंडली कि अगर नहीं आपको लगता फॉर इंस्टेंस, तो आपको क्या लगता है कि आप इलेक्शन क्यों लूज़ किया आपने इसमें? देखिए, जहाँ तक रिग्ड थे इसका तो मैं नहीं शायद हूँ। हमारे हल्के से ऊपर नीचे PTI जीती थी, ठीक है, लेकिन वो धांधली करके नून लीग को सीट दे दी गई, रिज़ल्ट रोके रखा, इंटरनेट बंद, मोबाइल सिग्नल्स बंद। ये एक पूरी दुनिया के सामने आया है ये बात। जहाँ तक बात यह है कि हम लोग क्यों हारे, हमारे पास भाईजान सीधी सी बात है, पैसा नहीं था। अच्छा, करोड़ों रुपया के हम लगाएं, ना उस तरह की गाड़ियाँ थी। मैं 94 में पैदा हुआ और 1992 की मॉडल की गाड़ी पे मैं कैंपेन कर रहा था। पुरानी सर्फ एक रखी हुई है, वो जो 80 से ऊपर अगर स्पीड जाती है तो वो गर्म हो जाती है। तो बाकी बात यह है कि अगले इलेक्शन में क्या करेंगे, अगले इलेक्शन के लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है। ठीक है, हम लोग इस 8 फरवरी के बाद से घर नहीं बैठे। हम लोग एक एक तहसील, एक एक ज़िले का दौरा कर रहे हैं, तंजीम साजी कर रहे हैं, मीडिया को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि अगले इलेक्शन में लोगों को ट्रांसपोर्ट देने की ज़रूरत ना पड़े। एक ऐसा बयानिया बना रहे हैं कि अगले इलेक्शन में लोगों को बिरयानी ना देनी पड़े और कैंप भी ना लगाना पड़े। लोग जाएँ नून की गाड़ियों में, हलवा खाएँ हमारे मौलवी भाइयों से जाके, और वोट जाके हमें दें, और ये होगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, अगला सवाल होगा आपसे कि हम देखते हैं कि
जो भी पॉलिटिक्स की बात करें जिस टाइम चल रही है कि खान साहब की पॉलिटिक्स आप कहाँ पे स्टैंड कर रही है, तहरीक इंसाफ की ओवरऑल बात करें, आप क्या समझते हैं कहाँ पे स्टैंड? देखिए, तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान इज़ नथिंग, जिस तरह एमक्यूएम माइनस अल्ताफ़ हुसैन इज़ नथिंग। वो सबको पता है कि वो बैसाखियों पे चल रही है। तो इट्स नथिंग मोर देन अ फ़ैन क्लब ऑफ इमरान खान। अगर आप इमरान खान की पॉलिटिक्स को माइनस करना चाहते हैं और उसके साथ पीटीआई भी चलाना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस आइडियोलॉजी पे चल पाएगी। वो आप देख रहे हैं कि पिछले साल तो तकरीबन पौना साल हो गया है और केपीके में एक भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं हुआ। कुछ काम आप लोगों ने नहीं किया, सिवाय एहतजाजों के, धरनों के, नेशन बिल्डिंग पे काम नहीं हुआ। सियासत को कहाँ कहाँ लेंगे शहीर भाई, क्योंकि नाकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है मुल्क के अंदर। अभी बेलारूस के सदर ऑब्वियसली आए हुए थे, आप हमने देखा कि एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आपके पीछे देखिए, लगे। अव्वल तो होना नहीं चाहिए था, बाद में हो जाता, लेकिन हो भी गया तो कोई बात नहीं है। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पर दूसरे ममालिक के सदर, वज़ीर आज़म, उनके डेलीगेट्स आते जाते रहते हैं और वहाँ पर उनके सामने एहतजाज भी हो रहे होते हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे आपके सामने रोज़ाना एहतजाज होते हैं, बरतानिया में रोज़ाना एहतजाज होते हैं, वाइट हाउस के बाहर रोज़ाना एहतजाज होते हैं, दुनिया आ जा रही होती है। एक जमहूरी हक है अवाम का, जमहूरी मुल्क का यही तो हुस्न है। लेकिन अगर आप आ रहे हैं लेकिन उसके साथ मशीनरी लेकर आ रहे हैं रियासती, और इस तरह से आप एक दोनों तरफ से अना की जंग लड़ी जा रही है, पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ी जा रही। अगर पाकिस्तान की जंग होती तो आप कभी अपने वर्कर को बेयारो मददगार छोड़ के वापस ना भागते। तो ये पाकिस्तान की जंग नहीं है, ना रियासत की जानिब से पाकिस्तान की जंग लड़ी जा रही है, ना ऑपोजिशन की जानिब से। ये दोनों अपनी ज़ात की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इस्लाम की जंग वो थी जो हम लोगों ने तब लड़ी जब हम अपारा चौक में धरना दे के बैठे हुए थे और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ने वहाँ से गुजरना था और हमें कॉल आती है एक नंबर से कि जनाब आप एक मेहरबानी कर लें, अपना धरना जो मर्ज़ी है वो आपके और रियासत के मामलात हैं, लेकिन इनका टीम गुजर रही है। तो हमें चंद शरपसंद लोगों ने यह भी मशवरा दिया था कि जनाब इसी टीम का प्रेशर होगा और इन्हें कहें कि मुज़ाकरात के लिए अपने बंदे भेजो, फिर हम टीम को जाने देंगे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो। तो फिर वो मेहमान टीम में हमने रास्ता दिया। हमने कहा जी वो अगर आए इधर से तो हम गुलपाशी भी करेंगे कि वो हमारी रियासत के, हमारे मुल्क के मेहमान हैं, इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ेगी। और हमारे इस गुड जेस्चर की वजह से वो टीम फिर किसी और ही रास्ते से गई, लेकिन हमारे इस गुड जेस्चर की वजह से रियासत आई हमारे पास, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स आए, उन्होंने कहा जी हमें अंदाज़ा हो गया कि आप अपनी सियासत चमकाने नहीं आए, आप खालिसतन एक नेक मकसद के लिए हम मुज़ाकरात करते हैं। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आगे जो भी बैठा हुआ है, अच्छा है बुरा है, जैसा भी है, आपके अपने मुल्क का शहरी है। बिल्कुल। तो उसको आप अगर लॉजिकली कन्विंस कर सकते हैं, कायद आज़म ने भी लॉजिकली कन्विंस किया, कभी हाथ में डंडा सोटा नहीं उठाया था। डंडे सोटे की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। राय अहमद खरल ने भी उठाया, भगत सिंह ने भी उठाया, सुभाष चंद्र बोस ने भी उठाया, अलामा कफ़ायत अली काफ़ी ने भी उठाया पाक हिंद में, अलामा अलमशरकी के लोगों ने भी बेलजा तहरीक पूरी हो उठा ली, तहरीक खाकसार वालों ने जानिसार मूवमेंट बना ली। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको मुज़ाकरात के मेज़ पे आना होता है। तो अपने लोगों के साथ जंग की बजाय मुज़ाकरात की तरफ उन्होंने सिचुएशन क्रिएट देखिए, वो जितने बुरे भी हैं ना, उनके दिल के कोने में कहीं ना कहीं कोई पाकिस्तानियत कहीं ना कहीं छुपी हुई ज़रूर पड़ी होती है। आप उसको उजागर करें, वो ना भी आए, उनके बच्चे आपके हक में हो जाएंगे। एंड इट हैपेंड विद अस। बड़े बड़े ऑफिसर्स ऐसे थे, पुलिस के लोग ऐसे थे जो हमारे मुकाबले में खड़े होते थे, क्योंकि स्टेट के मुलाजिम हैं, उनके बच्चे हमारे साथ खड़े होते थे। मैं बल्कि जब दूसरी बार अरेस्ट हुआ, वेस्टेज थाने में मुझे रखा, तो जो वहाँ के ऑपरेटर थे, उनका बेटा हमारा सबसे बड़ा सरकर्दा का रुकन था। तो इट है शहीद भाई, बैक टू योर पॉलिटिक्स, दोबारा से हम डिस्कशन करते हैं। आपने मंशूर तो बताया अपना, हमने आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर ज़्यादातर नौजवानों को देखा है, और किसी हम कह लें कि सीनियर सियासतदान को अभी तक नहीं देखा। अब ऑब्वियसली आने वाले वक्तों में हो सकता है। क्या आपकी सोच भी वही खान साहब वाली है कि मैं नए चेहरों को लेकर आऊँगा, या आपका है कि मेरी सोच नए पुराने चेहरों पर मबनी नहीं है। ठीक है, मेरी सोच है कि जो दर्द रखने वाले लोग हैं वो एक पेज पे इकट्ठे हो जाएं, चाहे उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो। अगर उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, हमें कम से कम अपने अपने फोरम्स पे बेशक हम काम करें, लेकिन जब पाकिस्तान की बात है तो हम एक पेज पे हो जाएं, हम आपस में न लड़ें।
और जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, तो अगर कोई बेदाग आदमी है, उसका माजी बेदाग है और वो पहले से किसी और पार्टी में है, वो हमारी पार्टी को तो 2 साल हुए हैं, अब इसमें उसकी गलती तो नहीं है कि वो उसने पहले किसी और पार्टी में था। तो अगर वो नॉन कंट्रोवर्शियल है और वो आता है तो हम उसे वेलकम करेंगे। और इसके साथ-साथ कि अगर नेक्स्ट इलेक्शंस में आप कंटेस्ट करते हैं और अगर आप जीतते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अगर आपको ऑफ़र दी जाए किसी के साथ मिलकर चलने की या आपको किसी वज़ारत की ऑफ़र की जाए, तो आप उनके साथ अटैच होंगे या आप अपनी एक अलग से मैं तो पॉलिसी के ऐसा साथ? करूँ कि हम लोग जब पार्लियामान में जाएंगे तो फिर तो हम लोग इसी नीयत से जाएंगे कि हम गवर्नमेंट करें, गवर्नमेंट Okay. का हिस्सा बने, ताकि हम लोग सिस्टम को बेहतर करें, उसमें रिफॉर्म्स लाएं। हतल वसा कोशिश तो यही होगी। और जिस पार्टी के साथ भी बैठेंगे, हमारा जो 12-13 पॉइंट नुकाती एजेंडा होगा, उसी पे हम बैठेंगे कि माशी रिफॉर्म्स इस तरह हम लाना चाहते हैं, हेल्थ रिफॉर्म्स इस तरह लाना चाहते हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स इस तरह लाना चाहते हैं, फॉरेन पॉलिसी में रिफॉर्म्स इस तरह लाना चाहते हैं। तो क्या आप इस पे हमारे साथ बैठने को तैयार हैं या नहीं? और जिन जमातों की थोड़ी बहुत कम सीटें होती हैं, बड़ी जमातें उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार भी होती हैं, क्योंकि उनकी टसल बराबर पे चल रही होती है। तो जिनकी 5-7 सीटें होती हैं, वही फैसला करती हैं कि इसको गवर्नमेंट दी जाए। तो हम उधर आपको नज़र आएगा कि हम अपने ज़ाती मफ़ाद को, कौमी मफ़ाद को ही तरजीह देंगे इंशाअल्लाह ताला। लास्ट सवाल आपसे होगा, जिस तरह आपने डिस्कशन की कि शुरू में जब आपने सियासत को जॉइन किया तब आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आगाज़ किया। स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के ऊपर अगर डिस्कशन जिस तरह से कदम लगाई की हैं, क्या समझते हैं इसके बारे में? देखें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे जो भी प्रोपेगेंडा हुआ, वो एक जाली प्रोपेगेंडा हुआ। आपने देखा होगा कि पिछले महीने पंजाबी पश्तून लड़ाई होगी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। ऐन उस वक़्त हुई जब उससे 3 दिन पहले तलबा तंज़ीमों से पाबंदी हटाई जा रही थी। इससे पहले भी जब लसानियत या फ़िरकावारियत की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे तलबा तंज़ीमें आपस में लड़ी हैं, ज़िया के दौर के बाद से लेके आज तक, वो तब ही आपस में लड़ी हैं जब तलबा तंज़ीमात से पाबंदी हटाने की बात की जा रही होती थी, इनको मुतनाज़ कर दिया जाता था और फिर पाबंदी बरकरार रखी जाती थी। तलबा तंज़ीमात सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान टिल भुट्टो एंड ज़िया's टेन्योर, जितना भी वक्त गुज़रा, तलबा तंज़ीमात के आपस के तसादम में जो शहादतें या कत्ल हुए, वो 68 के करीब वो फिगर है। और उस पे पाबंदी आयद करने के बाद जो शहादतें या कत्ल हुए हैं, वो उनका फिगर सैकड़ों में है। तो आप खुद बेहतर अंदाज़ा लगा लें कि तलबा तंज़ीमात का होना ज़रूरी है या नहीं होना ही ज़रूरी है। जब तलबा तंज़ीमात से पाबंदी हटती है, तो 5-7 मेन तंज़ीमात मेन स्ट्रीम में आ जाती हैं, पब्लिक उन्हीं में से डिसाइड करती है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कम से कम 1.5-2 लाख फ़ीस दे रहे हैं, तो आपने, अगर मेरे और हाफ़िज़ साहब के दरमियान में इलेक्शन होता है, तो आप कभी बिरयानी की प्लेट पे नहीं बिकेंगे, क्योंकि वो 70-80 रुपए की प्लेट है छोटी, जो कैफ़ेटेरिया से आपको मिलेगी, या 200 की मिल जाएगी। उस पे आप अपने 2 लाख की फ़ीस को कभी दाँव पे नहीं लगाएँगे। उसके लिए मुझे और हाफ़िज़ साहब में आप क्या डिफ़रेंशिएट करेंगे? नॉलेज बेस किसका अच्छा है? मुझसे मिलता कौन अच्छा है? अगर मैं बदमाशी के ज़ोर पे आपसे वोट लेना चाहूँ तो नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आप मेरे वालिद साहब की पैसे पे नहीं पल रहे। आपके अपने वालिद साहब ने अपनी कोई ज़मीन बेची होगी जिस पे आप पल रहे होंगे, तो आप किसी एतबार से मेरे मोहताज नहीं हैं। मुझे अपना कैरेक्टर अच्छा रखना पड़ेगा, मुझे अपना अखलाक अच्छा रखना पड़ेगा, मुझे अपना बोलचाल अच्छा रखना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी पड़ेगी, लॉजिकल ग्राउंड्स पे मैं स्ट्रॉन्ग हूँगा, तभी मुझे वोट मिलेगा। अब ऐसी सूरत हाल में किसी एक यूनिवर्सिटी से 7-8 कैंडिडेट खड़े होते हैं और पाकिस्तान में 250 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप कम से कम भी 2000 के करीब स्टूडेंट लीडर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो 2000 वो होंगे जो मुस्तकबिल के पार्लियामेंटेरियंस होंगे, जो नवाबों, वडेरों, जागीरदारों का मुकाबला करेंगे। हिंदुस्तान में उमर खालिद ने और कन्हैया कुमार ने एक नया इनकलाब बर्पा किया। गो के बाद में कन्हैया कुमार कांग्रेस को प्यारा हो गया। वो भी, वहाँ के हालात भी इसी तरह सरमायादाराना निज़ाम है जिस तरह पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेटली अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता, थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरह एक मुनज़्ज़म और मजबूत जमात बन के खड़ा हो चुका होता। जो JNU के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, जो वहाँ पर जामिया मिलिया दिल्ली के नौजवान हैं, जो वहाँ के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं, द वे दे आर डूइंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स, मैं समझता हूँ बरसगीर में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कि जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मिस्टर जिन्ना की तस्वीर हटाई गई, तो कई हफ्तों वो यूनिवर्सिटी बंद रही। वहाँ के नौजवानों ने धरना दे दिया, एहतजाज कर दिया कि जनाब नहीं, ऐसे नहीं होगा, आप तारीख से किस तरह जिन्ना को मिटा सकते हैं। तो नज़रिया जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पनपता है।
नज़रिया जो है वो दरसगाहों में पनपता है, नज़रिया जो है वो ऐसी इल्मी दरसगाहों में पनपता है, और अगर आप उन दरसगाहों से पॉलिटिक्स को आउट कर देंगे तो फिर मौरूसियत जन्म लेगी, फिर यजीदियत जन्म लेगी, फिर फ़िरौनियत जन्म लेगी, फिर नज़रियात की परवरिश नहीं होगी। तो तलबा तंजीमें जब तक बहाल नहीं होती, आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई अच्छी क्रीम नहीं मिल सकती, सही तवक्को नहीं की जा सकती। लास्ट क्वेश्चन आपसे, बल्कि ये होगा आपसे कि हमारे प्लेटफॉर्म से आप नौजवान क़यादत को या नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं, कौम को कोई पैगाम देना चाहते देखिए, नौजवानों को हमारा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर आप समझते हैं कि आप अपने हलके में अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं और अपने आवाम की खिदमत करना जानते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। ठीक। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। हम में से एक अच्छी बात यह है कि हम सारे एज फेलोज़ हैं, हम एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ सकते हैं, एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं। हमें मिलने के लिए आपको 6 बंदों की सिफारिशें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें मिलने के लिए आपको किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। हम कहीं भी जा रहे हो, आप हमारी गाड़ी रोक के भी ज़बरदस्ती हमसे पूछ सकते हैं कि भाई ये काम क्यों हुआ और वो काम क्यों हुआ। ये काम आप किसी और खान मलिक चौधरी के साथ नहीं कर सकते। तो ये असल जमहूरी जमात जो है वो हमारी जमात है, इस एतबार से कि हमारी शूरा जो है वो रज के और जम के एक दूसरे पे तनकीदी जायज़ा लेती है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, उसकी कामयाबी नाकामी के सारे नुकात को देखा जाता है और एक दूसरे की तरबियत होती है, और इसी से सियासी जमातें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाती हैं। जब फ़िरौनियत होती है जमातों में, जब आपके वज़ीर आज़म का बेटा जो है वो 2 उँगलियों से सलाम करता है लोगों के साथ, तो इस तरीके से ग़ुलाम तो पैदा होते हैं, सियासतदान पैदा नहीं होते हैं। शेख भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। मैं थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे देख के पॉडकास्ट। इस तरह से हमारी नई क़यादत जो है या नौजवान नस्ल जो है वो आगे आ रही है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के साथ साथ भी, और दूसरी मेन स्ट्रीम जो सियासत है उसके अंदर भी। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।